बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 यानी प्रोडक्शन। आज हम इसके लास्ट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और आज का जो लेक्चर है हमारा स्टार्ट होगा बर्थ से। ठीक है, अब व्हाट इज बर्थ देख लेते हैं कि बर्थ क्या है और इसमें क्या पॉसिबल क्राइटेरिया आता है और इसमें कौन कौन सा है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। The total gestation period means pregnancy is usually about 28 days. अब अगर हम बात करें जो टोटल gestation period है, प्रेगनेंसी का जो पीरियड है इन केस ऑफ फीमेल वो कितने दिन है? 28 डेज। ठीक है, तकरीबन 9 मंथ बन जाती है। Once the placenta is established, it starts secreting the progesterone hormone which maintains the pregnancy. जब प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाता है तो हमने बात प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बात की थी, यूट्रस के अंदर क्या है, इम्प्लांटेशन होती है यानी इंसर्टेशन होती है फीटस और उसके साथ साथ मदर की यूट्रस वाल के अंदर। उसमें जब प्लेसेंटा डेवलप होता है, जब ये प्लेसेंटा डेवलप होता है तो ये क्या है, हार्मोन सेक्रीट करता है, वो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी, और उसके साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को और उसके साथ साथ वेस्कुलराइजेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज किसकी वजह से होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब इसी हार्मोन का क्या काम है? इसने मेंटेन करना है क्या? प्रेगनेंसी को। एनी डिस्टर्बेंस इन इट्स सेक्रेशन मे लीड टू द प्रीमेच्योर बर्थ। अब अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है इस हार्मोन की सेक्रेशन में, ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सेक्रेशन में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, यानी बेबी की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंप्लीट ऑफ टाइम से पहले ही क्या है उसकी बर्थ हो सकती है या मिसकैरेज हो सकता है। मिसकैरेज क्या है कि हम जो मदर है इन केस ऑफ फीमेल है या मदर है उसका क्या है, हमल गिर जाए। ह्यूमन एम्ब्रियो रिमेन्स इनक्लोज्ड इन एम्नियोटिक सैक। अब ह्यूमन जो एम्ब्रियो है रिमेन इनक्लोज होता है किसके अंदर? एम्नियोटिक सैक्स के अंदर। अब ये एम्नियोटिक सैक्स फिल्ड होता है किसके साथ? एम्नियोटिक फ्लूइड के साथ। अब ये एम्नियोटिक सैक और एम्नियोटिक फ्लूइड क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं किसको? एम्ब्रियो को। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव है एंड शॉक अब्जॉर्प्टिव है। अब यही जो एम्नियोटिक सैक है और उसके साथ साथ एम्नियोटिक फ्लूइड है, ये एम्ब्रियो को शॉक अब्जॉर्बर से और उसके साथ साथ इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है एम्नियोटिक सैक, ये एम्नियोटिक सैक है और उसके अंदर क्या है? एम्नियोटिक फ्लूइड। ये एम्नियोटिक सैक है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? एम्नियोटिक फ्लूइड। अब इसने क्या काम का हल करना है कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देनी है और उसके साथ साथ इसने शॉक अब्जॉर्प्टिव से भी इसको क्या है कि इसको प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी देखिए एम्नियोटिक फ्लूइड व्हिच इज प्रोटेक्टिव एंड शॉक अब्जॉर्प्टिव। अब ये प्रोटेक्टिव भी है और उसके साथ साथ शॉक अब्जॉर्प्टिव भी है क्या? एम्नियोटिक फ्लूइड और एम्नियोटिक सैक। अब ये वाला यूट्रस का पोर्शन दिखाया गया, अब यूट्रस का पोर्शन अटैच है इसके साथ फीटस के साथ। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा से ये देखिए कि ब्रीच नालियां निकल रही हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रीच नालियां यानी यूट्रस से निकलकर फीटस के साथ अटैच है, फीटस के इस मुकाम के साथ अटैच है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको अम्बिलिकल कार्ड कहेंगे। ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड किसको कहेंगे? ये वाले जो नालियां किस किस के दरमियान है, यानी यूट्रस और उसके साथ साथ फीटस में। ठीक है, अब ये जो पूरा पोर्शन ये यूट्रस का दिखाया, ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा से ही क्या निकल रहा है? ये अम्बिलिकल कार्ड। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन। अब इस पीरियड के दरमियान क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, रिलीज करता है ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन। अब प्लेसेंटा आल्सो सेक्रेट ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अब प्लेसेंटा भी रिलीज करता है हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हमने बात की है ये प्लेसेंटा है, ये देखिए प्लेसेंटा है। अब इसने क्या रिलीज करना है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने एलटीएच हार्मोन रिलीज किया है, प्लेसेंटा ने प्लेसेंटल लैक्टोजेन हार्मोन रिलीज किया। अब इन दोनों का क्या काम है? दिस हार्मोन स्टिमुलेट मेमोरी डेवलपमेंट इन प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन। अब इन दोनों को हार्मोन ने क्या करना है कि स्टिमुलेट करना है मेमोरी डेवलप, यानी मेमोरी ग्लैंड डेवलप करने हैं। इसमें इन केस ऑफ फीमेल यानी मदर के अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप करने हैं। मेमोरी ग्लैंड कौन सी होती है कि जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होती है।
ठीक है। और उसके साथ साथ इन्हें क्या करना है, प्रिपरेशन फॉर लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन करनी, मेमोरी डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हुए और उसके साथ साथ इनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन इन दोनों हार्मोन ने करनी, ठीक है। अब ये दोनों हार्मोन का क्या काम है कि मेमोरी डेवलपमेंट हुई है इन केस ऑफ मदर और उसके साथ साथ उन मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, मिल्क क्या है, मिल्क प्रोडक्शन हुई है। लैक्टेशन मीन होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। मेमोरी डेवलपमेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड वो होते हैं कि ब्रेस्ट का जो साइज बढ़ जाता है, ठीक है, मदर की ब्रेस्ट का साइज जो बढ़ जाता है उसे क्या कहेंगे, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ उसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होगी उसे क्या कहेंगे, लैक्टेशन। ये दोनों यानी मेमोरी डेवलपमेंट और लैक्टेशन ये किसकी वजह से होती है, एलडीएच हार्मोन और प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। From beginning of the third month of the pregnancy, the human embryo is referred to as fetus. अब अगर हम बात करें कि स्टार्ट में, ठीक है, बिगिनिंग में थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो होगा वो ह्यूमन एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, उसको उसी को ह्यूमन एम्ब्रियो को हम क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन आर फॉर्म्ड बाय द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगर हम बात करें कि एम्ब्रियो के अंदर ज्यादातर जो ऑर्गन डेवलप होती हैं वो 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही हो जाती हैं एंड द रिमाइंडर ऑफ द गेस्टेशन पीरियड इज टेकन अप बाय ग्रोथ। बाकी जो गेस्टेशन रिमेनिंग गेस्टेशन पीरियड होता है उसके अंदर क्या होती है, एम्ब्रियो की यानी ग्रोथ होगी। इट वाज दैट हार्मोनल एक्टिविटी विद इन मदर। अगर हम ये यही बात कर रहे हैं कि यही सोचा जा रहा है कि हार्मोनल एक्टिविटी हो रही है किसके अंदर, मदर के अंदर हो रही है, दैट इज डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑन सेट द बर्थ। अब जब बर्थ होगी, अब यदि हम बात कर रहे हैं कि मदर के अंदर हार्मोनल एक्टिविटी होती है, जब बर्थ का फिनोमेना होगा, बर्थ का टाइम होगा, उस टाइम में प्रोजेस्टेरोन लेवल जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो क्या है, उसकी जो मकदार है वो कम हो जाएगी। डिक्रीजिंग प्रोजेस्टेरोन लेवल ऑन सेट द बर्थ। बर्थ के टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सेक्रेशन क्या कम हो जाएगी। but recent evidence suggests that there is a high degree of fetal involvement in the timing of birth। लेकिन अगर हम recent evidence के मुताबिक बात करें कि जब टाइमिंग ऑफ बर्थ के दौरान ज्यादा जो हार्मोन सक्रिय होते हैं वो किससे, फीटल से, ठीक है, फीटल से। अब बात ये की जा रही है कि हार्मोनल एक्टिविटी होती है इन केस ऑफ मदर, लेकिन अगर रीसेंट यानी रीसेंट एविडेंस सुगेशन के मुताबिक बात करें तो इसके मुताबिक यही है कि ज्यादातर जो हार्मोनल एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट होती है बर्थ के दरमियान वो किधर से होगी, फीटस से। द इनिशियल स्टेज ऑफ बर्थ इज द रिजल्ट ऑफ द स्टिमुलाई। अब जो इनिशियल स्टेज होगी बर्थ की, ठीक है, वो रिजल्ट है किसका, स्टिमुलाई का, फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी। किधर से होगा, फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी इनिशियल स्टेज जो जब इनिशियल स्टेज होगी बर्थ की, ठीक है, उसका रिजल्ट होगा स्टिमुलाई, यानी वो स्टिमुलाई किधर से आएगा, फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से। देखें, द ACTH एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, ठीक है। अब ACTH रिलीज होगा फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब इसने क्या करना है, स्टिमुलेट द फीटल एड्रीनल ग्लैंड्स। अब ACTH ने क्या स्टिमुलेट किया है, फीटल एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। अब जब ये जो स्टिमुलेट हो जाएगा फीटल एड्रीनल ग्लैंड, वो रिलीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके नतीजे में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होगा which क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये क्रॉस कर जाएगा प्लेसेंटल बैरियर को, ठीक है, जो प्लेसेंटा का बैरियर उसको क्रॉस करेगा एंड इंटर द मैटरनल ब्लड। और ये क्या इंटर हो जाएगा किसके, मैटरनल यानी मदर के ब्लड के अंदर। सर्कुलेशन काजिंग डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन। इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। यानी ACTH रिलीज हुआ, ठीक है, इधर से ACTH जब रिलीज हुआ इधर से पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से अब इसने स्टिमुलेट किया एड्रीनल ग्लैंड को। जब एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या रिलीज किया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हुए इंटर हो जाता है मदर के ब्लड के अंदर। जब मदर के ब्लड के अंदर ये इंटर हो जाता है इससे क्या काम करना है कि प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको क्या डिक्रीज करना है। द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल, जब रिडक्शन हो जाएगी यानी कमी हो जाएगी, यदि सेक्रीशन कम हो जाएगी किसकी, प्रोजेस्टेरोन लेवल की, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
तो उसके नतीजे में स्टिमुलेट होंगे, यदि पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, लेबर पेन क्रिएट करेगा इसमें मदर के अंदर। देखिए दिस इंड्यूस लेबर पेन, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल। अब ये क्या है कि लेबर पेन क्रिएट करेगा, यानी कंट्रैक्शन, यानी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा किसको, यूट्रस वॉल। जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगी यूट्रस वॉल तब जाके है बेबी, जो बेबी होगा वो नेक्स्ट पुश होगा। देखिए द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन अकर्स इन वेव्स। अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है किस फॉर्म के अंदर, वेव्स की फॉर्म में, ड्यूरिंग लेबर एंड प्रोवाइड द फोर्स टू एक्सपेल द फीटस फ्रॉम द यूट्रस। अब ये क्या कहने का मतलब ये है कि ये वेव क्रिएट होगी किसके अंदर, फीटस वाले पोर्शन में, यानी टॉप से बटन की तरफ, ठीक है। टॉप टू बटन वेव्स क्रिएट होगी, यानी लेबर पेन होगी, यानी यूट्रस वॉल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, तो उसकी वजह से ये बेबी क्या होगा, ठीक है, एक्सपेल किया जाएगा किधर से, यूट्रस, फ्रॉम द यूट्रस। और द सर्विक्स डायलेट्स एंड द यूट्रल कंट्रैक्शन सेपरेट। अब सर्विक्स वाला जो पोर्शन है, यानी सर्वेक्स वाला पोर्शन है, यानी यूट्रस के एंड पे सर्वेक्स पड़ा हुआ है, सर्वेक्स सेपरेट करता है वेजाइना को, ठीक है, यूट्रस से। अब ये वाला पोर्शन सर्वेक्स का डायलेट कर देगा, ठीक है, यानी इसका एरिया बढ़ जाएगा, डायलेट करेगा, एंड द यूट्रन कंट्रैक्शन सेपरेट डाउन ओवर द यूट्रस। अब यूट्रन कंट्रैक्शन, अब यूट्रन क्या कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, यानी कंट्रैक्शन सेपरेट हो जाएगी किसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर, एंड आर स्ट्रोंगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये जो यूट्रन कंट्रैक्शन हो रही है ये किधर से हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर हो रही है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ यूट्रन कंट्रैक्शन हो रही है, यानी यूट्रस कंट्रैक्ट भी करेगी, रिलैक्स भी करेगी, क्योंकि उसके अंदर लेबर पेन क्रिएट हो चुकी है, यानी वेव्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो बेबी नेक्स्ट पुश होगा, thus pushing the baby downward leading to the delivery of the baby, ठीक है। अब ये जो बेबी पुश कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, लेवल पे क्रिएट हो रही है टॉप टू बॉटम, तो उसकी वजह से जो बेबी है ये पुश हो रहा है डाउनवर्ड। अब इसकी वजह से ये लीड करेगा इसको, तब जाके बेबी की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है, यानी बेबी की बर्थ हो जाएगी। द एम्बिलिकल कॉर्ड मैंने आपको जो दिखाया था, एम्बिलिकल कॉर्ड वो क्या है, तो वो कट कर दिया जाएगा किस मुकाम से, यानी बेबी के मुकाम से, ठीक है, बेबी के नाप के जो होती है ये एम्बिलिकल कॉर्ड को शो करते हैं। द एम्बिलिकल कॉर्ड इज लाइगेटेड एंड बेबी इज रिलीज्ड फ्रॉम द मदर। अब एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके, यानी उस पोर्शन को क्या है, सेपरेट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है साइडर से, और उसको बांध दिया जाता है। लाइगेटेड नहीं होता है कि कट करने के बाद बांध दिया जाता है, और बेबी एंड बेबी इज रिलीज फ्रॉम द मदर, और इस तरह से बेबी क्या है, मदर से क्या है, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, बेबी बिल्कुल क्या है, बेबी की बर्थ हो जाएगी। तो बर्थ होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या कट कर दिया जाएगा, कट करने के साथ उसको क्या किसी भी धागे के साथ बांध दिया जाएगा। ये दिखाया गया है अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी इस मुकाम से ये अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाएगा, कट करने के बाद उसको बांध दिया जाएगा, तो ये क्या है, बेबी की कंप्लीट यानी बर्थ हो जाएगी विद इन 10 to 45 मिनट्स आफ्टर बर्थ। अब 10 to 45 मिनट्स आफ्टर बर्थ, यानी 10 या 45, 10 और 45 मिनट के दरमियान द यूट्रस कंट्रैक्ट एंड सेपरेट द प्लेसेंटा फ्रॉम द वॉल of the uterus and placenta then passes out through the vagina। अब यानी 10 to 45 मिनट्स के बाद, ठीक है, यूट्रस कंट्रैक्ट करेगी, और कंट्रैक्ट करने के बाद प्लेसेंटा जो है ये सेपरेट हो जाएगा किधर से, फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस की वॉल से प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो जाएगा, और यही प्लेसेंटा क्या है, पास कर जाएगा इसके जरिए, वेजाइना के जरिए। यानी अब अगर हम बात करें 10 to 45 मिनट्स आफ्टर बर्थ के बाद, ठीक है, जो प्लेसेंटा का ये वाला पोर्शन है प्लेसेंटा का, ठीक है, ये यूट्रस से सेपरेट होगा, यूट्रस से सेपरेट होने के बाद ये वेजाइना से के जरिए क्या है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी को क्या कहेंगे, ठीक है, आफ्टर बर्थ, यानी आफ्टर बर्थ ब्लीडिंग थ्रू आउट दिस पीरियड इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। यानी ब्लीडिंग होती है आफ्टर बर्थ के बाद, यानी वही प्लेसेंटा जो डेवलप हुआ था वो वेजाइना के जरिए बाहर आता है, तो हम कहते हैं कि ब्लीडिंग होती है, ये 10 to 45 मिनट्स के बाद होती है आफ्टर बर्थ, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है,
इसको कंट्रोल किया जाएगा स्मूथ मसल्स के साथ, स्मूथ मसल फाइबर विच कंप्लीटली सराउंड ऑल द यूट्रल ब्लड वेसल। अब ये स्मूथ मसल वेसल क्या सराउंड करते हैं तमाम ब्लड वेसल को, सप्लाइंग द प्लेसेंटा, जो क्या सप्लाई की जाती है किससे, प्लेसेंटा से। अब अगर हम बात करें कितना ब्लड लॉस होता है आफ्टर बर्थ के बाद, ठीक है, यानी प्लेसेंटा कितना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग क्या है बाहर निकलता है वजाना के जरिए, वो है 350 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एवरेज लॉस ऑफ ब्लड इज अबाउट 350 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मदर का जो एवरेज लॉस होता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ बेबी वो कितना होता है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये था हमने बात की है बर्थ की, कैसे बर्थ पॉसिबल होती है, किस तरह वो उस लेबर पेन के लिए कौन कौन से हार्मोन क्या है, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, और उसके साथ साथ कितना ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट वन टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या है, एक टेस्ट ली जाती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मदर से स्पर्म लिया जाएगा। मदर से स्पर्म लेने के बाद उसी स्पर्म को क्या कर दिया जाएगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाएगा और उसको फर्टिलाइज किया जाएगा एग के साथ। जब वो स्पर्म फर्टिलाइज हो जाएगा उस स्पर्म को क्या है इम्प्लांटेड कर दिया जाएगा किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ठीक है। इम्प्लांटेड कर दिया जाएगा इसके अंदर, मदर की यूट्रस के अंदर। जब उसको इम्प्लांटेड कर दिया जाएगा प्लेसेंटा डेवलप होगा, प्लेसेंटा डेवलप होने के बाद क्या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इसको कहेंगे टेस्ट ट्यूब। देख लेते हैं recent biotechnological advantages has led to many improvement in human life, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल ने क्या किया है कि मैनी एडवांटेजेस प्रोवाइड किए और उसके साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी। पेरेंट विच आर अनएबल टू एंजॉय द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब वो पेरेंट जो इनएबल होते हैं यानी अनएबल होते हैं इसको एंजॉय करने के लिए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के नॉर्मल प्रोसेस को जो एंजॉय करने के अनएबल पेरेंट्स होते हैं एंड बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल अबनॉर्मलिटी। अब वो पेरेंट्स जो क्या अनएबल होते हैं किसको एंजॉय करने के लिए, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और बर्थ का, ठीक है, ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, ठीक है, यानी जो आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ये पॉपुलेशन का और उसके साथ साथ बर्थ का, तो अब वो पेरेंट्स जो ये इंजॉय नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कि उनके अंदर अबनॉर्मलिटी हो सकती है लॉजिकल और उसके साथ साथ फिजिकल। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी की वजह से वो ये काम परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनके लिए इन एनी ऑफ द टू पेरेंट्स आर बीइंग बेनिफिट विद दिस मेथड। अब ये दोनों पेरेंट्स इस मेथड के लिए क्या है बेनिफिट्स हैं। अब वो पेरेंट्स जो नॉर्मल एंजॉयमेंट नहीं चाहते, यानी वो उनके अंदर नॉर्मल एंजॉयमेंट करने के लिए क्या है कि वो हिम्मत नहीं है, हिम्मत क्यों नहीं है कि नॉर्मलिटी है ये किसके अंदर फिजियोलॉजिकल और फिजिकल, तब जाके ये मेथड उनके लिए क्या है बेनिफिशियल है। देखें parental sperms and ovum is fertilized in vitro outside the female body and then the zygote is implanted back into the mother uterus। देखिए parental sperm and ovum यानी पेरेंट्स का स्पर्म और ओवम लिया, अब उसको किसके अंदर रखा, इन विट्रो के अंदर यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन विट्रो होता है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। इन विट्रो का ये हमने बात कर ली कि टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको रख दिया आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और जब ये क्या हो जाएगी इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ये जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट क्या है इम्प्लांटेड कर दिया जाएगा, इंसाइड कर दिया जाएगा किसके अंदर, मदर यूट्रस के अंदर। प्लेसेंटा स्टेबलिशेस एंड रिमेनिंग डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। अब उसके बाद प्लेसेंटा यूट्रस के फॉर्म पर क्या है स्टेबलिश हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और रिमेनिंग डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ द मदर। अब बाकी जो रिमेनिंग जो डेवलपमेंट होगी वो टेक प्लेस होगी किसके अंदर, मदर की बॉडी के अंदर, और ये लीड करेगी किसको, नॉर्मल पर। अब ये हमने तमाम बातें जो की है ये सेक्स की की है। अब वही देख लेते हैं कि इस कंडीशन में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। गुनेरिया, फर्स्ट वन है गुनेरिया।
इट इज कास्ट बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम नाइजीरिया गुनेरिया। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है? नाइजीरिया गुनेरिया है। मेनली अफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये इफेक्ट करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी इफेक्ट करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में अकायर सीरियस आई इन्फेक्शन। अब जो न्यू बॉर्न होगा, न्यू बेबी होगा, अब उसके अंदर सीरियस आई इन्फेक्शन होगी। इसकी वजह से इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसने इफेक्ट किया है किसको? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट को। इसकी वजह से जो न्यू बॉर्न होगा तो उसके अंदर क्या होगी? आई इन्फेक्शन होगी। इफ दे पास थ्रू द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल। अब तब होंगे जब ये पास करेगा किधर से? इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से, यानी जब इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से ये बेबी पास करेगा तो उसके अंदर क्या है? आई इन्फेक्शंस आ जाएंगे। इस हाईली कंटेजियस थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। अब ये हाईली कंटेजियस है, यानी छूत की बीमारी है, इसकी वजह से है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वन जो हम देख लेते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो सिफिलिस है। इट इज काज्ड बाय ए स्पाइरोकीट। ठीक है, अब ये काज हो रही है स्पाइरोकीट के जरिए। ठीक है, ये स्पाइरोकीट क्या है? बैक्टीरिया ही है। अब वो कौन सा बैक्टीरिया है देख लेते हैं, ट्रेपोनीमा पैलेडियम। अब साइफिलिस स्पाइरोकीट बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है? ट्रेपोनीमा पैलेडियम। इट डैमेज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसने क्या करना है? इस बैक्टीरिया ने डैमेज इफेक्ट करना है, तो इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज होगा, आईज बोन्स जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन। अब इसकी वजह से स्पाइरोकीट की वजह से, यानी जब ये इफेक्ट करेगा इसकी वजह से डैमेज कौन कौन सी चीजें होंगी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन्स, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन। ये तमाम किसकी वजह से डैमेज? ये तमाम चीजें जो डैमेज हो रही है कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है? स्पाइरोकीट यानी ट्रेपोनीमा प्लेडियम। ट्रेपोनीमा प्लेडियम की वजह से। सेक्सुअल कांटेक्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ इट्स डिसेमिनेशन। अब इसकी डिसेमिनेशन यानी कैसे फैलता है? डिसेमिनेशन होता है कि स्प्रेड होना। अब ये स्प्रेड किसकी वजह से हो रहा है? सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। ठीक है, ये थी सिफिलिस की बीमारी। अब थर्ड वन है जेनिटल herpes। अब जेनिटल herpes के अंदर क्या होगा? इट इज काज्ड बाय द herpes simplex type 2 वायरस। ठीक है, अब ये जो जेनिटल herpes है ये किसकी वजह से? एक वायरस की वजह से होगी। वो वायरस क्या है? herpes simplex type 2 वायरस। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट काजिंग इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल। अब ये जो वायरस ट्रांसमिट होगा किसकी वजह से? सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होगा किसके ऊपर? जेनिटेलिया के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, यानी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऊपर से जो नजर आ रहा है वो तमाम जेनिटेलिया का है। इट प्रोड्यूस जेनिटल सोरनस। अब इसने जेनिटल सोरनस यानी जेनिटल के अंदर क्या प्रोड्यूस करनी है? सोजिश प्रोड्यूस करनी है एंड अल्सर इन द इन्फेक्टेड एरिया। और जिस एरिया के जरिए, जिस एरिया के ऊपर यानी जेनिटल के जिस एरिया के ऊपर इसने इन्फेक्ट किया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी इसने जेनिटल सोरनेस की है और उसके साथ साथ अल्सर क्रिएट किया है कि कहाँ पर? इन्फेक्टेड एरिया पे। इन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन, अगर हम बात करें इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमन के अंदर वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, वायरस ट्रांसमिट होगा किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर, बेबी के अंदर ड्यूरिंग बर्थ, जब बर्थ होगी, काजिंग डैमेज टू द आई। अब इसने क्या है? बेबी की क्या है? आईज को डैमेज करना है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द इन्फेंट। यानी इन्फेंट बेबी के लिए यूज हुआ है। यानी जब ये इस तरह का होता है जेनिटल herpes के अंदर क्या काज होगा कि आईज को डैमेज करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेबी का, यानी आईज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेबी के लिए क्या हो जाएंगे? डैमेज हो। अब लास्ट वन है एड्स। एड्स क्या है? टाइप इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, अब ये इसके बारे में आप पहले भी जानते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है? कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, ये क्या इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करता है। देख लेते हैं। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस डेंजरस डिजीज। आप पहले इससे फैमिलियर हो। सेक्सुअल कांटेक्ट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एड्स सप्रेड। अब सेक्सुअल कांटेक्ट मेजर सोर्स है इसके सप्रेड का। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एड्स की बीमारी होती है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? द अबव ड्रीडफुल सेक्सुअल डिजीज कैन बी कंट्रोल। ठीक है,
अब ये जो अबव dreadful sexual disease can be controlled and prevented by avoiding sexual contact। ये तमाम बीमारियां जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं और एड्स की, ये किस तरह कंट्रोल की जा सकती है कि अवॉइड किया जाए कैसे सेक्सुअल कंटैक्ट से विद कैरियर। अब वो सेक्सुअल कंटैक्ट किन के साथ नहीं करना है, विद कैरियर और डिजीज पर्सन। अब कैरियर वो होती है कि जिसके अंदर ये बीमारी हो, यानी एक की बीमारी हो लेकिन वो शो ना करे, लेकिन और डिजीज जिसके अंदर एक बीमारी हो वो शो हो रही हो तो वो डिजीज होगा। यानी आपने अवॉइड करना है कैरियर और डिजीज पर्सन से एंड अडॉप्टिंग द हाइजेनिक कंडीशन। और अडॉप्ट करनी है कौन सी हाइजेनिक कंडीशन, यानी सेक्सुअल कंटैक्ट से अवॉइड करना है किस पर्सन से, कैरियर और डिजीज पर्सन से, और उसके साथ साथ अडॉप्ट करना है हाइजेनिक कंडीशन को। दैट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मेडिकेशन फॉर द लॉन्ग पीरियड। अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट करना है मेडिकेशन के लिए, यानी मेडिसिन लेनी है लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, रेगुलर लेनी है, और उस रेगुलर के लिए आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलना है। एक्सेप्ट एड्स एट प्रेजेंट, ठीक है। अब सिवाय क्या है जब एड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये अकाइड्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की ये बीमारी की जो हमने डिस्कस कर ली थी, ये तमाम बीमारियां हमने देख ली हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह।